Hello viewers, today we will discuss president in detail for the UPSC prelims point of view. First of all, we will discuss the election procedures of the president. तो इलेक्शन प्रोसीजर्स को अगर हम देखेंगे तो बीइंग ए रिपब्लिक, क्योंकि इंडिया क्या है, रिपब्लिक है, तो रिपब्लिक मीन्स होता है पब्लिक स्पेयर। तो मीन्स जो डिसीजंस है वो सब कहाँ होंगे, पब्लिक स्पेयर्स में होंगे। अगर पब्लिक स्पेयर्स है मतलब ओपन ट्रांसपेरेंट, ठीक है, अकाउंटेबिलिटीज आर देयर। और इसके चलते क्या होगा कि जब पूरा हमारा, क्योंकि रिपब्लिक है, रिपब्लिक के चलते इफ यू लुक एट दिस, तो जो प्रेसिडेंट है मतलब प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है, क्योंकि यूके हालांकि हमारा जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, बट हमने रिपब्लिक को चुना है। अनलाइक यूके इसमें हेरेडिटरी होता है, हमने यहाँ पे इलेक्टेड जो हेड ऑफ द स्टेट है उसको इलेक्टेड चुनने की बात की है, बिकॉज वी आर द रिपब्लिक। तो देयर इज नो प्रिविलेज, ठीक है, तो कोई प्रिविलेज नहीं होगा, तो एनीबडी कैन बिकम अ हेड ऑफ द स्टेट्स मींस प्रेसिडेंट। तो दैट्स व्हाई जो हमने इलेक्शन यहाँ पे चुना वो रिपब्लिक है, तो इसलिए यहाँ पे इसका इलेक्शन होता है। तो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है, अगर हम आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात देखोगे तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसा है, इनडायरेक्ट इलेक्शन है। इसका रीजन क्या है कि वाई इनडायरेक्ट इलेक्शन हमने क्यों चूज किया। इनडायरेक्ट इलेक्शन हमने इसलिए चूज किया क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अगर डायरेक्ट इलेक्शन चूज करेंगे तो ये भी क्या शो करेगा, एक तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये भी जो कमांड है वो भी पब्लिक की शो करेगा, और प्राइम मिनिस्टर ऑन द अदर हैंड वो भी पब्लिक की कमांड शो कर रहा है। तो जो होगा एक पोल, जैसे टू पोल्स ऑफ द पावर एमर्ज हो जाएंगे। जब टू पोल्स ऑफ द पावर एमर्ज हो जाएंगे तो कंफ्लिक्ट सिचुएशन आ जाएगी, और कंफ्लिक्टिंग सिचुएशंस आ जाएगी तो जो गवर्नेंस है, जो वेलफेयर ऑफ द पीपल्स के लिए जो गवर्नमेंट बनी है, जो मोटिव है जो गवर्नमेंट का, वो उससे डिरेल हो जाएगी, ठीक है, तो वो उसे डिरेल हो जाएगी। तो इसलिए हम नहीं चाहते कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में टू पोल ऑफ द पावर एमर्ज हो। और प्रेसिडेंट को खाली यहाँ पे क्या माना गया है, प्रेसिडेंट इज एन एक पोजिशनल हेड है, ठीक है। तो जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर है इट इज इन द हैंड ऑफ द रियल एग्जीक्यूटिव। तो रियल एग्जीक्यूटिव कौन है, वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इसलिए यहाँ पे हमने इनडायरेक्ट इलेक्शंस को चूज करने की बात की है। तो अगर हम देखते हैं कि अदर इलेक्शंस में देखें, सेकंड क्वेश्चन आता है कि जो इसका जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज क्या होगा। अगर हम इलेक्टोरल कॉलेज को देखें तो हमने ब्रॉड इलेक्टोरल कॉलेज की बात करी है। ब्रॉड इलेक्टोरल कॉलेज में मतलब एमपीज एंड एमएलएज। तो क्वेश्चन आता है कि व्हाई एमएलएज, भाई एमएलएज को भी क्यों लिया। एमएलएज का लेने का मकसद ये है क्योंकि हमने कहा कि प्रेसिडेंट इज नोन एज दी बीस की एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट, बट प्रेसिडेंट इज आल्सो एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट्स। तो अगर प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट्स है तो दैट मींस स्टेट का जो कंसेंसस होगा वो तभी शो करेगा जब एमएलएज वोट देंगे। तो यहाँ पे एमएलएज का वोट भी इसलिए काउंट होता है। नंबर दो चीज क्या होती है कि ओनली इलेक्टेड मेंबर जो होंगे both the houses के and the state legislature के, including the union territories of Delhi and Puducherry, because they have a state legislative assemblies। तो यहाँ का जो इलेक्शंस होगा वो कौन करेगा, नॉट नॉमिनेटेड मेंबर्स, बिकॉज वी आर द रिपब्लिक्स। तो रिपब्लिक है तो नॉमिनेटेड मेंबर कैन नॉट वोट। ओके, तो ये हुआ इस तरीके का। तो थर्ड क्वेश्चन आता है कि अगर मान लिया किसी स्टेट में, ठीक है, अगर मान लिया किसी स्टेट में वैकेंसी है और कोई स्टेट लेजिस्लेटिव जो असेंबली है वो क्या है, डिसोल्व है, ठीक है, तो क्या इलेक्शंस हो सकते हैं वहां पे, यस हो सकते हैं। प्रेसिडेंट के इलेक्शंस का स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के डिसोल्व होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन आ रहा है और उस समय पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है और एनी वैकेंसी, किसी भी तरीके की वैकेंसी है किसी भी हाउसेज में, तो उसका उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इलेक्शंस विल बी हेल्ड ऑन टाइम। ओके, अब आता है डिस्प्यूट को रिगार्डिंग। डिस्प्यूट के रिगार्डिंग अगर हम देखें तो डिस्प्यूट के रिगार्डिंग कौन करेगा, ये जो मैटर्स है डिस्प्यूट वाला, दिस इज इन द हैंड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन विल बी फाइनल, तो फाइनल होगा। तो ये बेसिकली इट इज मैंडेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट्स है। तो प्रेसिडेंट्स के इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी अगर डिस्प्यूट होता है तो इट विल बी हेल्प बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट बिकॉज हायर अथॉरिटी, और प्रेसिडेंट के इलेक्शन इज ना मैटर ऑफ कंसर्न ऑफ द
गवर्नमेंट के लिए। तो पेटिशंस वुड बी एक्सेप्टेड ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द इलेक्शन। तो इसमें क्या होगा, इलेक्शन पेटिशन होगा जो सुप्रीम कोर्ट हियर करेगा, बट वो जो पेटिशन सुप्रीम कोर्ट हियर करेगा वो इलेक्शन जब कंप्लीट हो जाएगा, इलेक्शन कंप्लीट मीन सारा प्रोसीजर, क्योंकि हमें पता है कि ये अदरवाइज इट विल बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, बिकॉज जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है अंडर आर्टिकल वो कह रहा है कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है इट विल बी विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, मींस बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द प्रेसिडेंशियल टर्म। तो अगर मान ले बीच में इलेक्शंस हो गया तो इट विल बी एक्सटेंडेड टाइम्स हो जाएगा, और उसके चलते ऐसा किया गया है। तो प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन जो एक्ट है वो क्या करता है, पार्लियामेंट को बेसिकली क्या हो रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि प्रेसिडेंट्स का जो इलेक्शंस है कि क्या प्रोसीजर्स होना चाहिए इलेक्शंस का, इलेक्शंस में नॉमिनेशंस का क्या प्रोसीजर होना चाहिए, रीजनल ऑफिसर्स जो होंगे वो रिटर्निंग ऑफिसर्स वो कैसा प्रोसीजर्स होना चाहिए। तो उनकी रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को एम्पावर किया है टू रेगुलेट थ्रू लेजिस्लेशन बाय लॉ। तो लेजिस्लेशन बाय लॉ के थ्रू वो उसको रेगुलेट करेंगे, और इसके चलते पार्लियामेंट ने प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952 लेकर के आए हैं। ओके, उसमें क्या है कि जो नॉमिनेशंस है प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को लेकर के, कि जो नॉमिनेशंस होगा, नॉमिनेशंस कौन करेगा, नॉमिनेशंस जो मेंबर्स होंगे नॉमिनेशंस का वो एक मेंबर 4 नॉमिनेशन तक कर सकता है, एक मेंबर 4 नॉमिनेशन फाइल कर सकता है। तो मैक्सिमम कितने नॉमिनेशन, 4 कर सकता है। जैसे हमने इलेक्शन डिस्प्यूट्स की बात करी सुप्रीम कोर्ट, तो इलेक्शन डिस्प्यूट के लिए पेटिशन कौन फाइल करेगा, तो इलेक्शन डिस्प्यूट के लिए जो पेटिशन फाइल करेगा वो या तो कैंडिडेट करेगा इटसेल्फ या फिर 10 इलेक्टर्स कर सकते हैं, उससे ज्यादा 10 इलेक्टर्स मिनिमम होने चाहिए उसको फाइल पेटिशन करने के लिए। अगर मान लीजिए, ठीक है, ये होगा। अब हम देखते हैं क्वालिफिकेशन। आप अगर क्वालिफिकेशन देखते हो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए तो मिनिमम एज कितना होना चाहिए, मिनिमम एज होना चाहिए 35 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए। क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड एज ए, तो वो कैसा होना चाहिए, वो 35 ईयर्स एज होना चाहिए। क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ द लोकसभा, तो वो लोकसभा का मेंबर एज एन इलेक्टेड होना चाहिए। उसकी क्वालिफिकेशन मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये सब चीजें वहां पे आनी चाहिए। कोई चार्जेस नहीं होने चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। एंड शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द सेंटर, स्टेट एंड अंडर एनी लोकल अथॉरिटी। इसका मतलब क्या है कि अगर हम एमपीज और एमएलए को देखते हैं, वहां पे हमने देखा कि जो ऑफिस है दैट शुड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज बोथ अंडर द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। बट अगर इस प्रेसिडेंट के केस में देखते हैं तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक्सटेंडेड टू द लोकल अथॉरिटी इवन, तो लोकल अथॉरिटी के अंदर भी नहीं होना चाहिए। और प्रेसिडेंशियल जो टर्म्स है वो कितनी बार भी री इलेक्टेड हो सकता है, देयर इज नो बाउंडेशन अनलाइक अमेरिका। ओके, तो इलेक्शन कब होगा, इलेक्शंस का जो पीरियड्स है वो होगा बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द प्रेसिडेंशियल टेनर। तो जो इलेक्शंस होना चाहिए वो प्रेसिडेंशियल की जो टेनर्स है उससे पहले ही होना चाहिए। अगर मान लिया जाए बीच में ही, प्रेसिडेंट के बीच में ही अगर कोई वैकेंसीज आ जाते हैं किस तरह से, मान लो रेजिग्नेशन के थ्रू, डेथ के थ्रू, या किसी भी तरीके से अगर कोई वैकेंसी आती है अदर वेज से, तो इलेक्शंस क्या होगा, विद इन दिस 6 मंथ के टाइम फ्रेम में इलेक्शन कराना पड़ेगा। और जो इलेक्शंस वैलिड रहेगा, जो टर्म वैलिड रहेगी, इट विल बी फुल्ली फॉर 5 ईयर्स के लिए। ऐसा नहीं रहेगा कि जो रिमेनिंग टाइम है उसके लिए नहीं, पूरे 5 साल के लिए वो टर्म रहेगी। ओके, और प्रेसिडेंट रिजाइन किसको देगा, जो प्रेसिडेंट रिजाइन देगा, मान लिया रिजाइन दे रहा है प्रेसिडेंट, तो वो वाइस प्रेसिडेंट को देता है, और वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को रिजाइन दे रहा है। ओके, अब देखते हैं इम्पीचमेंट। अगर आप इम्पीचमेंट को देखते हो, प्रेसिडेंशियल इम्पीचमेंट, तो प्रेसिडेंशियल इम्पीचमेंट का भी जो पूरा प्रोसीजर्स है इट इज मेनली जो रेगुलेटेड होता है वो प्रेसिडेंशियल जो इलेक्शंस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट एक्ट 1952 है वो ही प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट को भी देखता है। और जो टर्म मेंशन की गई है प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के लिए वो है फॉर द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इम्पीचमेंट होगा, like violation of the convention usage and a split of the constitution as violation of the constitution। तो मान लिया कि जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने मान लिया कोई एडवाइस की और वो एडवाइस को नहीं मान रहा है, तो वो एक एक्सट्रिक्शन दिया गया है कि ये एक इम्पीचमेंट वो कर सकते हैं, बिकॉज जो प्रेसिडेंट, यू विल लुक एट द प्रेसिडेंट इज फुल्ली, आप देखोगे अपने ऑफिशियल एक्ट में ही इज फुल्ली इम्यून। So his जो judiciary is completely barred from inspection into the cases of the presidents। तो जो प्रेसिडेंट के केसेस में किसी भी केसेस में वो इन्वॉल्व नहीं हो सकता, कंप्लीटली बैरड है। तो इस केसेस में एक तरीके का ये सेफ्टी वॉल है टू द एग्जीक्यूटिव ऑफ द टाइम।
ओके, तो चार्जेस में बी प्रीपेड बाय ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब कि कोई भी हाउसेज, लाइक अगर आप उधर उसमें देखते हो, यहाँ पे कोई भी जो हाउस है, इधर कोई भी हाउस में क्या कर सकता है, उसको चार्जेस फ्रेम कर सकता है। ठीक है, तो ये चार्जेस कोई भी फ्रेम कर सकता है। और हमने देखा कि जो सब्जेक्ट मैटर हमने देख लिया कि वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। ये इम्पीचमेंट है वो एक तरीके की क्या जुडिशियल पावर है ऑफ द पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट की जुडिशियल पावर है, ये पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट है। अब जो रेजोल्यूशन होना चाहिए, सच रेजोल्यूशन, जो मान लिया आप रेजोल्यूशन हम डाल रहे हैं, तो सच वो कह रहा है कि जो सच रेजोल्यूशन होना चाहिए कैन बी मूव ओनली आफ्टर गिविंग एटलीस्ट 14 डेज। ये इंपॉर्टेंट है। तो आप देखोगे कि वहां पे आपको 14 डेज का नोटिस देना पड़ेगा। मान लिया कोई भी आप रेजोल्यूशन चाहिए और वो 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द जो हाउसेज है वो उसको साइन करने चाहिए। और resolution must be passed by the majority of not less than 2/3 of the total membership of the house। ठीक है, तो कितना 2/3 of the total membership, तो 2/3 of the total membership उसको पास होना पड़ेगा। तो resolution must be passed, ठीक है, by the 2/3 of the majority when two houses preferred a charge it become incumbent on the house to investigate the same। Investigations can be made by either house or such agency एज मे हाउस डायरेक्ट। मतलब कि अब क्या होगा कि जब रेजोल्यूशन पास हुआ, रेजोल्यूशन पास होने से क्या हुआ, चार्जेस होंगे, मान लो वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या वो वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो चार्जेस हुए आपके वो आपको फ्रेम कराने पड़ेंगे। एक एजेंसी है तो हाउस अपने आप कर सकता है उन चार्जेस को इन्वेस्टिगेट, या फिर एक एजेंसी से एस्टैब्लिश होगा जो कि उन चार्जेस को अप्रूव करेगा। ठीक है, और प्रेसिडेंट इज रिमूव इमीडिएटली। अगर आप प्रेसिडेंट को देखोगे, जैसे ही हाउसेज फिर रेजोल्यूशन पास हुआ है, हाउसेज जैसे ही रेजोल्यूशन पास करेगा, president on time immediately will be removed from his office। So the fear that he may be impeached will keep the president within the framework of the constitution and he will not dare to violate it because president has innumerable immunity from parliament and judicial control। So it might be invoked in the event of the president acting independently or contrary to ministerial advice or for the treason, bribery or other high crimes। So, but impeachment is a political instrument है, what constitutes violation of the constitution। तो कहाँ से बोरो किया हमने ये कंसेप्ट, हमने ये कंसेप्ट यूएसए से बोरो किया। क्योंकि यूएसए से बोरो क्यों किया, क्योंकि यूएसए में आप देखोगे जो प्रेसिडेंट है वो क्या है, हायर अथॉरिटी है, उसके पास पावर, इमेंस पावर है। तो उसको कंट्रोल कौन करता है, उसको कंट्रोल करते हैं सेनेट पार्टी। क्योंकि वहां पे अगर प्रेसिडेंट से फॉर्म ऑफ देखोगे तो अकाउंटेबिलिटी तो है नहीं, बट इंडिया में तो प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसलिए प्राइम मिनिस्टर की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो प्राइम मिनिस्टर का तो रिमूव करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है क्योंकि ही इज डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। अगर हम प्रेसिडेंशियल प्रिविलेज को देखते हैं, यही प्रेसिडेंशियल प्रिविलेज है। प्रेसिडेंशियल प्रिविलेज मींस इम्यूनिटी टू द प्रेसिडेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन अटैच टू द प्रेसिडेंट मेनी प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटी। क्यों, क्योंकि ताकि ये अपने जो फंक्शंस है वो एक अच्छे तरीके से अपने फंक्शंस को कर सके। तो बिकॉज ही एक्ट ऑन दी एड एंड एडवाइस। दूसरा चीज क्या है, क्योंकि क्यों इसको इम्यूनिटी दी गई, इम्यूनिटी देने का रीजन, जो मेन रीजन है इम्यूनिटी देने का, वो ये है क्योंकि जो प्रेसिडेंट है वो, उसकी जो डिस्क्रिशनरी पावर है बहुत लिमिटेड है। अगर गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर देखो तो बहुत ज्यादा है, बट प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर बहुत ही लिमिटेड है। आप देखोगे कि जो डिस्क्रिशनरी पावर है प्रेसिडेंट की वो ओनली लिमिटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। व्हेन देयर इज, मान लिया कोई भी अगर प्रेसिडेंट, मान लिया कोई प्राइम मिनिस्टर से अगर मान लिया कोई हंग पार्लियामेंट है, तो उसमें क्या करते हैं, जो हाईएस्ट मेजोरिटी होते हैं उसको इनवाइट किया जाता है और फिर वो अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो उसमें भी मतलब लिमिटेड ही डिस्क्रिशनरी पावर है। डिसोल्व के समय पे थोड़ी सी डिस्क्रिशनरी है कि जब प्राइम मिनिस्टर उसको देता है हंग पार्लियामेंट के समय पे डिसोल्व कर दो, वहां पे थोड़ा सा रहता है। बट जो अधिकतर जो काम रहते हैं सारे के सारे, क्योंकि वो प्रेसिडेंशियल प्रिविलेज इसलिए ही दी गई है क्योंकि ये एड एंड एडवाइस पे काम करता है। अगर ये एड एंड एडवाइस पे काम कर रहा है तो हु विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर हर वर्क और हिज वर्क, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये तो होना नहीं चाहिए। तो ऑफिशियल एक्ट में, इसलिए जो ऑफिशियल एक्ट है इसमें इसको कंप्लीट इम्यूनिटी दी गई है। तो नो कोर्ट कैन कंपेल द प्रेसिडेंट टू एक्सरसाइज और नॉट टू एक्सरसाइज एनी पावर और टू परफॉर्म और नॉट टू परफॉर्म एनी ड्यूटीज। ठीक है, ही इज नॉट एमिनेबल टू एनी मैंडेट, रिट और डायरेक्शन फ्रॉम एनी कोर्ट हो सकता है। तो ठीक है, तो इन द केस ऑफ द ऑफिशियल एक्ट एन एब्सोल्यूट इम्यूनिटी फ्रॉम द process of the court is given to the president। The validity of the act can be questioned and मतलब क्या है
कि हमने कहा ठीक है कि प्रेसिडेंट के पास जो है वो ऑफिशियल इम्यूनिटी है पूरी, बट जो भी वर्क करेगा, जो मान लिया उसने, मान लिया किसी की अपॉइंटमेंट की, मान लिया कोई कैग है, कैग की अपॉइंटमेंट की, या किसी अदर ऑफिशियल पर्सन की अपॉइंटमेंट कर रहा है, वो अपॉइंटमेंट जो है वो क्यो वारंटो जो रिट है, क्यो वारंटो रिट के थ्रू चेक हो सकती है। अगर वो जो पर्सन है वो इनवैलिड है, उसको वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है अगर अपॉइंटमेंट, तो जो इम्यूनिटी होगी इट इज नॉट शिफ्टेड टू दैट पर्सन और अथॉरिटी, इट इज ओनली टू द प्रेसिडेंट। तो इसके एक्शंस पे इम्यूनिटी नहीं है, प्रेसिडेंट पे पर्सनली इम्यूनिटी दी गई है, ठीक है। ठीक है, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग वट सो एवर कैन बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट एंड नो प्रोसेस फॉर द अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट कैन बी इश्यू फ्रॉम एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। तो जब भी ये ऑफिस में रहेगा तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग तो इसके खिलाफ हो ही नहीं सकती। सिविल प्रोसीडिंग कैन बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट प्रेसिडेंट आफ्टर 2 मंथ का नोटिस। तो पहले 2 मंथ का नोटिस देना पड़ेगा और 2 मंथ के नोटिस के बाद ही सिविल प्रोसीडिंग की जा सकती है। थैंक यू गाइस।